हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ेवियन ने ऑलमोस्ट मिस फेंग को हरा ही दिया था, लेकिन इसी बीच हमने देखा था कि मिस फेंग का हाथ गलती से ज़ेवियन की स्टोरी रिंग के साथ टकरा गया था, जिसके चलते मिस फेंग को वहां पे एहसास होता है कि ज़ेवियन की स्टोरी रिंग में उसके हेमली डीमन फिनिक्स ट्राइब के किसी मेंबर का ब्लड एसेंस मौजूद है। इसलिए वो ज़ेवियन की तलाशी लेने की मांग करती है। हालांकि मास्टर फेंग तो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन ज़ेवियन के कहने पर वो भी इसके लिए मान गए थे। जिसके बाद एपिसोड के एंड में हमने देखा था मिस फेंग अपनी सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन की तलाशी लेने लगी थी, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस फेंग अभी भी अपनी सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन की तलाशी ले रही थी। हालांकि ऐसा करते हुए उसे वहाँ पे काफी समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक भी उसे वहाँ पे ज़ेवियन की बॉडी से वो ब्लड एसेंस नहीं मिला था, जो देखकर तो मिस फेंग को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब यहाँ पे उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने साफ साफ महसूस किया था वो और उसकी फिनिक्स डीमन ट्राइब के किसी मेंबर का था। इसलिए हम देखते हैं कि मिस फेंग वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा परेशान होने लगी थी, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ मिस फेंग, क्या अभी तक आपकी तलाशी खत्म नहीं हुई? लेकिन आप चाहे जितनी देर तक मर्जी मेरी तलाशी लेती रहे, उसका रिजल्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास वो ब्लड एसेंस होगा तो आपको मिलेगा ना। क्योंकि आप जिस ब्लड एसेंस के बारे में बात कर रही हैं, मैंने तो उसका नाम भी आज पहली बार सुना है। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फेंग अचानक वहाँ पे सीरियस होते हुए कोल्ड टोन में उससे कहती है कि चुपचाप बता दो, तुमने उस एंशिएंट ब्लड एसेंस को कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। मिस फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन के फेस के ऊपर स्माइल आ गई थी, लेकिन वो वहाँ पे मिस फेंग को कोई जवाब दे पाते उससे पहले मास्टर फेंग बीच में बोलते हुए उससे कहते हैं, फेंग किंगर, अब तुम यहाँ पे अपनी हद पार कर रही हो। तुमने बोला था कि तुम अपनी सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल ज़ेवियन के ऊपर करना चाहती हो, जिसका इस्तेमाल तुम ऑलरेडी ज़ेवियन के ऊपर कर चुकी हो, पर अब अगर तुमने यहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर और कोई भी इल्जाम लगाने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम हेमली डीमन फिनिक्स ट्राइब से बिलोंग करती हो। और ये कहते हुए मास्टर फेंग ने वहाँ पे अपना ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जो देखकर मिस फेंग किंगर भी वहाँ पे थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि भले ही वो हेमली फिनिक्स डीमन ट्राइब से बिलोंग करती थी, लेकिन मास्टर फेंग से पंगा लेना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ पे चुप हो जाती है। जो देखकर तो ज़ेवियन के फेस के ऊपर आई हुई स्माइल तो वहाँ पे और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर फेंग को गुस्से में देखकर मास्टर ली जून वहाँ पे अपने डिसेबल फेंग किंगर से कहते हैं, फेंग किंगर, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, इसलिए इस बात को यहीं पे छोड़ दो। हालांकि मिस फेंग ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मास्टर ली जून के कहने की वजह से हम देखते हैं कि उसे भी इस मैटर को यहीं पे रोकना पड़ा था, और वो गुस्से से अपने पाँव पटकते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगी थी। लेकिन वो वहाँ से जाते जाते एक बार फिर से ज़ेवियन को धमकी देते हुए कहती है, इस मैटर को मैं इतनी आसानी से नहीं बोलने वाली, और ज़ेवियन को धमकी देकर वो गुस्से से वहाँ से आगे बढ़ गई थी। लेकिन वो वहाँ से जा पाती उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ेवियन पीछे से उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है फेंग ली पवेलियन हाउस की चीफ डिसेबल है। मिस फेंग, आप यहाँ पे कुछ भूल रहे हैं, आपको अपना वो वादा तो याद है ना जो आपने मेरी तलाशी लेने से पहले किया था। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फेंग गुस्से से वहीं पे रुक गई थी। उसे वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका वहाँ पे बस नहीं चल रहा था कि वो अभी के भी ज़ेवियन को यहीं पे खत्म कर दे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, ये लड़का ज़ेवियन बिल्कुल ठीक कह रहा है। मिस फेंग ने माफी मांगने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसने गलत होने के बावजूद भी अभी तक भी ज़ेवियन से माफी नहीं मांगी। क्या वाकई फेंग ली पवेलियन हाउस के सभी डिसेबल्स इतने ज्यादा बुरे हैं जो वो लोग यहाँ पे किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के बाद भी उसे माफी तक भी नहीं मांग रहे? उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठे हुए कुछ और लोग भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे थे कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो ज़ेवियन के साथ नाइंसाफी है। मिस फेंग को यहाँ पे ज़ेवियन से माफी मांगनी ही चाहिए। अगर फेंग ली पवेलियन हाउस की चीफ डिसेबल ऐसा करेगी तो बाकी सभी लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? उन सभी लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिस फेंग का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ खुद ब खुद ही वहाँ पे गुस्से से कसने लगे थे, लेकिन अभी क्योंकि वो वहाँ पे इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो थोड़ा पलट कर वहाँ पे ज़ेवियन से कहती है, क्या यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और मुझे उम्मीद है मिस्टर ज़ेवियन आप मुझे माफ कर देंगे। ये कहकर मिस फेंग गुस्से से वहाँ से निकल गई थी, जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे स्माइल करने लगा था, क्योंकि उसने यहाँ पे मिस फेंग का सारा गरूर एक ही झटके में तोड़ दिया था। तभी मास्टर फेंग भी वहाँ पे आगे आते हुए मास्टर ली जून से कहते हैं, अब जब मेरा डिसेबल ये फाइट जीत गया है तो मुझे उम्मीद है वादे के मुताबिक आपके फेंग ली पवेलियन हाउस ने भी ज़ेवियन को माफ कर दिया होगा। तो मेरे ख्याल से मास्टर ली जून अब आपको इस बात की सबके सामने अनाउंसमेंट भी कर देनी चाहिए। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली जून को वहाँ पे अपने मन ही मन में गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन क्योंकि अब ज़ेवियन वहाँ पे ये फाइट जीत चुका था तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मास्टर ली जून वहाँ पे ज़ेवियन से कहते हैं, क्योंकि तुम शर्त के मुताबिक ये फाइट जीत चुके हो तो इसलिए मास्टर फेंग के कहने पर मेरा फेंग ली पवेलियन हाउस तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे मास्टर ली जून ने जानबूझकर मास्टर फेंग का नाम लिया था, क्योंकि वो मास्टर फेंग को जताना चाहते थे कि उन्होंने ज़ेवियन को बस मास्टर फेंग के लिए माफ किया है। वही मास्टर ली जून अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब से मेरा पवेलियन हाउस तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, अगर तुमने हमारे फेंग ली पवेलियन हाउस की 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक को किसी और के साथ शेयर किया तो फिर चाहे मास्टर फेंग बीच में आए या कोई भी आए, मेरा फेंग ली पवेलियन हाउस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये कहकर मास्टर ली जून ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से मास्टर फेंग को इनडायरेक्ट वे में धमकी भी दे दी थी। जबकि मास्टर ली जून की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे स्माइल करते हुए मास्टर ली जून से कहता है, मास्टर ली जून आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके वादे का मान रखूंगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग भी वहाँ पे आगे आते हुए मास्टर ली जून से कहते हैं, मुझे लगता है अभी सी फेंग कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी लोग ये साफ साफ देख चुके हैं कि फेंग ली पवेलियन हाउस की मिस फेंग कितनी ज्यादा पावरफुल है, और मिस फेंग की पावर को देखते हुए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो बाकी के तीन पवेलियन हाउसेस के चीफ डिसेबल को बहुत ही इजीली हरा सकती थी। तो मेरे ख्याल से इस साल भी इस सी फेंग कॉन्फ्रेंस का विजेता फेंग ली पवेलियन हाउस ही है। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली जून के फेस पे स्माइल आ गई थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ मास्टर क्वान और सोर मास्टर
जियान भी मास्टर फेंग की बातों से इत्तेफाक कर रहे थे, इसलिए उन्हें भी वहाँ पे फेंग ली पवेलियन हाउस की जीत से कोई भी आपत्ति नहीं थी। उन दोनों ने भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए इसके लिए हामी भर दी थी। जबकि वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पे मास्टर ली जुन से कहते हैं अब जब क्योंकि ये सी फेंग कॉन्फ्रेंस यहीं पे खत्म हो गई है तो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहकर मास्टर फेंग वहाँ पे मास्टर ली जुन के साथ साथ बाकी दोनों पवेलियन हाउसेस के मास्टर्स को भी क्रिएट करते हैं, जिसके बाद वो पलटकर पीछे ज़ेवियन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी हमें अपना सर हिलाता है, जो देखकर मास्टर फेंग वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन को अपने साथ लेकर हवा में उड़ते हुए वहाँ से जाने लगे थे, जहाँ उनके पीछे पीछे हम देखते हैं कि मिस किंग जिया और लिनियन भी वहाँ से जाने लगे थे। और उन सभी को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर मास्टर ली जुन वहाँ पे उन सभी को काफी गुस्से से घूर रहे थे। वो अपने डिसेबल फेंग किंगर से कहते हैं क्या तुमने वाकई ज़ेवियन से एंशिएंट ब्लड एसेंस को महसूस किया था? जिस पे मिस फेंग भी हमें अपना सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पक्का यकीन है कि वो एंशिएंट ब्लड एसेंस ही था, क्योंकि एंशिएंट ब्लड एसेंस को पहचानने में मुझसे कभी भी गलती नहीं हो सकती। पर मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि अगर वो एंशिएंट ब्लड एसेंस वाकई ज़ेवियन के पास था तो मेरी सर्चिंग टेक्निक के बावजूद भी मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पाई। मिस फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली जुन भी वहाँ पे सोच में पड़ गए थे, क्योंकि इस बात का जवाब तो उनके पास भी नहीं था। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो वहाँ पे मिस फेंग किंगर से कहते हैं कि तुम इस बारे में जाकर अपने फिनिक्स डीमन ट्राइब के मास्टर को बता देना और ये सारा मैटर उन्हीं के ऊपर ही छोड़ देना। हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब खुद ही ज़ेवियन के साथ निपट लेगा, फिर उसे बचाने के लिए चाहे मास्टर फेंग बीच में आए या कोई भी आए, कोई भी उस लड़के ज़ेवियन को नहीं बचा पाएगा। मास्टर ली जुन की ये बात मिस फेंग को भी वहाँ पे सही लगती है, इसलिए वो हमें अपना सारी लाते हुए कहती है कि ओके ठीक है। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे ज़ेवियन को जाते हुए गुस्से से घूरने लगे थे। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम मास्टर फेंग और बाकी सभी को देखते हैं जो कि उड़ते हुए वहाँ पे फेंग ली पवेलियन हाउस से काफी दूर आ चुके थे। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे ज़ेवियन की तबीयत खराब होने लगी थी। उसे अचानक ही वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन होने लगा था, जो देखकर लिनियन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ज़ेवियन को संभाल लिया था। जबकि मास्टर फेंग भी वहाँ पे ये सब देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे। वो वहाँ पे ज़ेवियन की हालत देखते हुए कहते हैं क्या तुम हर्ट हो गए हो? लेकिन ज़ेवियन की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो वहाँ पे मास्टर फेंग को भी कोई जवाब नहीं दे पाता, जो देखकर मास्टर फेंग कहता है कि हमें यहाँ पे जल्द से जल्द कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे ज़ेवियन खुद को हील कर सके। और ये कहकर मास्टर फेंग वहाँ पे अपने आसपास किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे थे, जहाँ उन्हें अपनी बाईं तरफ एक माउंटेन वैली दिखाई देती है, जो कि ज़ेवियन को हील करने के लिए मास्टर फेंग को बिल्कुल सही जगह लगती है। इसलिए मास्टर फेंग जल्दी से ज़ेवियन को लेकर वहीं पे आ गए थे, जहाँ पे आते ही ज़ेवियन अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे हील करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हील होने की बजाय हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जो देखकर लिनियन, मिस किंग जिया और मास्टर फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ज़ेवियन के साथ यहाँ पे सब हो क्या रहा है। वहीं लिनियन वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए मास्टर फेंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ज़ेवियन को यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन मास्टर फेंग को तो खुद वहाँ पे नहीं पता था कि आखिर ज़ेवियन के साथ हो क्या रहा है, इसलिए वो भी वहाँ पे लिनियन को कोई भी जवाब नहीं दे पाते। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ज़ेवियन अचानक ही वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर से उस एंशिएंट ब्लड एसेंस के ड्रॉप्स को वहाँ पे बाहर निकालने लगा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे एक साथ तीन एंशिएंट ब्लड एसेंस के ड्रॉप्स को बाहर निकाल लिया था, जिनके बाहर आते ही वहाँ पे उनसे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था कि मास्टर फेंग को छोड़कर मिस किंग जिया और लिनियन दोनों ही वहाँ पे खिसकते हुए पीछे हो गए थे। जबकि मास्टर फेंग वहाँ पे ब्लड एसेंस के ड्रॉप्स को देखकर चौंकते हुए कहते हैं ये तो एंशिएंट ब्लड एसेंस के ड्रॉप्स हैं, इसका मतलब है कि ज़ेवियन ने इस एंशिएंट ब्लड एसेंस के ड्रॉप्स को अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर छुपा रखा था। जबकि मिस किंग जिया वहाँ पे चौंकते हुए कहती है ये एंशिएंट ब्लड एसेंस तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, ये कम से कम भी हेवनली फिनिक्स डीमन ट्राइब के डाउजन रियलम के कल्टीवेटर का ब्लड एसेंस होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि ज़ेवियन इतने ज्यादा पावरफुल ब्लड एसेंस को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। जबकि मिस किंग जिया की तरह हम देखते हैं कि मास्टर फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पे कहते हैं कि शुक्र है ज़ेवियन ने समय रहते इस एंशिएंट ब्लड एसेंस को अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर छुपा लिया था, क्योंकि अगर हेवनली फिनिक्स डीमन ट्राइब को इस बारे में पता चल जाता कि ज़ेवियन के पास उनके हेवनली फिनिक्स डीमन ट्राइब के एक डाउजन रियलम के कल्टीवेटर का ब्लड एसेंस मौजूद है तो वो लोग हाथ धोकर ज़ेवियन के पीछे पड़ जाते, जिसके बाद तो मेरे लिए भी ज़ेवियन को बचा पाना मुश्किल हो जाता। लेकिन अभी तक भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी तक भी एंशिएंट ब्लड एसेंस ज़ेवियन के पास ही है। इसलिए तुम दोनों इस बात का खास ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। ये बात मास्टर फेंग ने वहाँ पे मिस किंग जिया और लिनियन से कही थी। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी हमें अपना सर हिलाते हैं और लिनियन जो कि अभी भी वहाँ पे ज़ेवियन को बहुत ही गौर से देख रहा था, वो वहाँ पे मास्टर फेंग से सवाल करते हुए पूछता है पर अब क्योंकि जब ज़ेवियन ने हेवनली फिनिक्स डीमन ट्राइब के उस एंशिएंट ब्लड एसेंस को बाहर निकाल लिया है तो फिर भी उसकी हालत यहाँ पे इतनी ज्यादा खराब क्यों दिखाई दे रही है। और लिनियन के वहाँ पे ऐसा कहते ही हमें ज़ेवियन के मेरिडियंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई चीज बहुत ही तेजी से उसकी मेरिडियंस के अंदर फ्लो कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़ेवियन को इतना ज्यादा पेन हो रहा था। वही लिनियन के ये सवाल सुनकर मास्टर फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो मेरे ख्याल से अभी भी एंशिएंट ब्लड एसेंस के एक ड्रॉप ज़ेवियन की बॉडी के अंदर ही है और उसी एंशिएंट ब्लड एसेंस के ड्रॉप की वजह से ही उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा होगा, क्योंकि पहले तो भले ही ज़ेवियन ने एंशिएंट ब्लड एसेंस को मिस फेंग की नजर से बचाते हुए अपनी हेवनली फ्लेम के अंदर छुपा लिया था, लेकिन हेवनली फ्लेम के संपर्क में आते ही ये एंशिएंट ब्लड एसेंस और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया होगा और उसने ज़ेवियन की बॉडी के अंदर मूव करना शुरू कर दिया होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़ेवियन ने किसी तरह से उनमें से 3 ब्लड ड्रॉप्स को तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन अभी भी एक ब्लड ड्रॉप उसकी बॉडी के अंदर रह गया है, जो कि लगातार उसकी बॉडी के अंदर मूव करते हुए उसे इतना ज्यादा पेन दे रहा है। और मुझे लगता है अब ज़ेवियन खुद चाहकर भी उस ब्लड एसेंस के ड्रॉप को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा। मास्टर फेंग की ये बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ब्लड एसेंस का वो ड्रॉप अलग अलग हिस्सों में तकसीम होते हुए ज़ेवियन की बॉडी के अंदर फैल चुका था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे चाहकर भी उस ब्लड एसेंस ड्रॉप को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल
पा रहा था। इसलिए ज़ेवियन वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो ब्लड एसेंस के डोप के सभी टुकड़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा करते हुए उन्हें रिफाइन करने की कोशिश करेगा। और ये सोचकर ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ब्लड एसेंस के सभी टुकड़ों को वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और जैसे वो सभी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो ज़ेवियन ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी बॉडी के अंदर ही ब्लड एसेंस के उन सभी टुकड़ों को अपने हेमली फर्नेस के अंदर डालते हुए उन्हें वहाँ पे रिफाइन करना शुरू कर दिया था। लेकिन ब्लड एसेंस का वो ड्रॉप इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था कि वो ज़ेवियन के हेमली फर्नेस के अंदर भी नहीं रुक रहा था। वो लगातार वहाँ पे ज़ेवियन के हेमली फर्नेस के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसका सीधे सीधे नुकसान वहाँ पे ज़ेवियन की बॉडी को हो रहा था। और ज़ेवियन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा था। वो भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस ब्लड एसेंस के ड्रॉप को रिफाइन करने में लगा हुआ था, जिसमें अब धीरे धीरे उसे वहाँ पे कामयाबी भी मिलने लगी थी। जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में ही कहता है, इस एंशिएंट ब्लड एसेंस के डोप को रिफाइन करना तो वाकई काफी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन इसका इफेक्ट जो मेरी बॉडी के ऊपर हो रहा है वो वाकई अनबिलीवेबल है। इस एंशिएंट ब्लड एसेंस के डोप को रिफाइन करने के बाद तो कोई भी कल्टीवेटर अपनी फिजिकल बॉडी को एक मैजिकल बीस्ट की तरह पावरफुल बना सकता है। और अभी ज़ेवियन वहाँ पे ये सब सोचते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस एंशिएंट ब्लड एसेंस का वो ड्रॉप दोबारा वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि इस ब्लड एसेंस की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, जिसे अभी के लिए मैं भी एक साथ पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर सकता। वहीं ये सब देखकर मास्टर फेंग भी चौंकते हुए कहते हैं, क्या ये लड़का यहाँ पे एंशिएंट ब्लड एसेंस के डोप को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है? मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस किंग भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है कि भले इस एंशिएंट ब्लड एसेंस के डोप का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ह्यूमन कल्टीवेटर अपनी बॉडी को एक मैजिकल बीस्ट की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, लेकिन अगर कोई कल्टीवेटर इस ब्लड एसेंस के डोप को पूरी तरह से रिफाइन करने में नाकाम हो जाए तो इसमें उस कल्टीवेटर की जान भी जा सकती है। मिस किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनियन वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि इस मामूली से ब्लड एसेंस डोप से भला ज़ेवियन की बॉडी एक्सप्लोड कैसे हो सकती है? और वैसे भी यहाँ पे हमारे साथ सीनियर फेंग भी मौजूद है, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो पहले ही ज़ेवियन की बॉडी से उस ब्लड एसेंस के डोप को बाहर निकालते हुए उसे बचा लेंगे। लिनियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस किंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि भले ही मास्टर फेंग ज़ेवियन को यहाँ पे बचा सकते हैं, लेकिन अगर मास्टर फेंग ने यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन को बचाने की कोशिश की तो इससे ज़ेवियन की बॉडी में काफी सीरियस इंजरीज आ सकती हैं। मिस किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अब उसे वहाँ पे समझ आ रहा था कि ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है, जबकि मास्टर फेंग वहाँ पे दोनों को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, अभी के लिए हमें सबको ज़ेवियन के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं ज़ेवियन को जान पाया हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस ब्लड एसेंस के डोप को पूरी तरह से रिफाइन कर लेगा, लेकिन ऐसा करने में उसे काफी ज्यादा समय लगने वाला है। इसलिए तब तक तुम दोनों बाहर जाकर इस जगह की रक्षा करो ताकि किसी को भी यहाँ पे हमारे होने की भनक भी ना लगे। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे जल्दी से उस माउंटेन वैली के बाहर आ गए थे, जहाँ पे आते साथ ही मिस किंग वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस माउंटेन वैली के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाने लगी थी ताकि कोई भी यहाँ पे उनके औरों को सेंस ना कर सके। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं जिसकी हालत वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो उस ब्लड एसेंस डोप की वजह से धीरे धीरे ज़ेवियन के ब्लड पैटर्न्स में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जिसमें ज़ेवियन को वहाँ पे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। और ज़ेवियन की ऐसी हालत देखकर मास्टर फेंग वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा देर और इस ब्लड एसेंस की एनर्जी को बर्दाश्त कर पाएगा। मास्टर फेंग का वहाँ पे कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हम देखते हैं कि अब तो धीरे धीरे वहाँ पे ज़ेवियन की बॉडी में क्रैक्स आना भी शुरू हो गए थे। हालांकि ज़ेवियन वहाँ पे उस ब्लड एसेंस को रिफाइन करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्लड एसेंस वहाँ पे ज़ेवियन के ब्लड पैटर्न्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि ज़ेवियन को वहाँ पे अपनी बॉडी में बर्दाश्त से भी ज्यादा पेन हो रहा था। और अब तो वहाँ पे ज़ेवियन की बॉडी से उस ब्लड एसेंस ड्रॉप की एनर्जी भी बाहर निकलने लगी थी, जो देखकर मास्टर फेंग कहते हैं कि उस ब्लड एसेंस का वो ड्रॉप जबरदस्ती ज़ेवियन की बॉडी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे बहुत जल्द ज़ेवियन की बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। नहीं, मैं याओ लाओ के डिसेबल को ऐसे ही कुछ नहीं होने दे सकता, मुझे उसकी जान बचानी ही होगी, भले ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लेकिन ये इसके मरने से तो बेहतर ही होगा। और ये कहते हुए मास्टर फेंग ने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर्स को अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन जैसे वो वहाँ पे अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन की जान बचाने की कोशिश करते हैं तो तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ेवियन की बॉडी से उसके फिनिक्स ब्लडी विंग्स वहाँ पे बाहर आ गए थे। और देखते ही देखते उन फिनिक्स विंग्स ने वहाँ पे उस ब्लड एसेंस की एनर्जी को वहाँ पे अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे उस ब्लड एसेंस की एनर्जी वहाँ पे उन फिनिक्स विंग्स के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि ज़ेवियन की फिजिकल बॉडी वहाँ पे ठीक होती जा रही थी। इवन धीरे धीरे वहाँ पे उसकी बॉडी में आए हुए क्रैक्स भी वहाँ पे खुद ब खुद ही खत्म होने लगे थे, जबकि इतनी ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करने की वजह से हम देखते हैं कि उसके फिनिक्स ब्लडी विंग्स वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। इवन उनका साइज भी वहाँ पे पहले से थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। और जैसे ही ज़ेवियन वहाँ पे उस ब्लड एसेंस की एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है तो उसके बाद अचानक ही ज़ेवियन वहाँ पे बहुत ही जोर से रोर करता है। और उसके वहाँ पे रोर करते ही वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वो वहाँ पे मिस किंग की लगाई हुई बैरियर को तोड़ते हुए सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान में जाने लगी थी। इवन उस एनर्जी के प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि मिस किंग और लिनिया तो दोनों वहाँ पे उड़ते हुए पीछे चले गए थे। वो दोनों वहाँ पे उस एनर्जी के प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। जबकि वह दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं जिसकी हालत अब वहाँ पे पहले से बेहतर दिखाई दे रही थी। ज़ेवियन वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए खुद से ही कहता है, शुक्र है मैंने सही समय पे अपने फिनिक्स विंग्स को बाहर निकाल लिया था, वरना तो इस ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व करने के चक्कर में मेरी पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब देखकर मास्टर फेंग के फेस पे स्माइल आ गई थी। और स्माइल कर तुम्हें अपने मन में कहते हैं, ओ तो इसके पास हेमली फिनिक्स डीमन क्लैन के फिनिक्स विंग्स भी हैं। और ये कहकर मास्टर फेंग वहाँ पे मास्टर याओ लाओ को याद करते हुए कहते हैं, याओ लाओ तुम्हारा और मेरा हम दोनों का सपना था हेमली फिनिक्स डीमन क्लैन के साथ मुकाबला करने का, लेकिन मुझे
लगता है कि तुम्हारा ये डिसेबल इस मामले में हमसे ज्यादा आगे निकल चुका है। इसके पास तो हेमली फिनिक्स डीमन क्लैन के दो बहुत ही ज्यादा खास ट्रेस मौजूद है। और अभी मास्टर फेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ज़ेवियन अचानक अपनी जगह पे खड़ा होते हुए मास्टर फेंग से कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी वजह से यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा मुसीबत सहनी पड़ेगी। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब तो तुमने उसे एंशिएंट ब्लड एसेंस को पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है ना। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे हमें अपना सर हिलाता है, जिसमें मास्टर फेंग वहाँ पे ज़ेवियन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास फिनिक्स एंड ड्रैगन की साउंड वेव्स टेक्निक भी मौजूद होगी। अभी अभी तुमने जिस फिनिक्स एंड ड्रैगन क्राई टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसे इस दुनिया की टॉप साउंड वेव स्किल्स में से एक माना जाता है। इवन काफी सारे कल्टीवेटर्स को इनमें से एक टेक्निक सीखने में भी अपनी पूरी लाइफ गुजर जाती है, लेकिन तुमने तो इतनी यंग एज में ही इन दोनों टेक्निक्स को एक साथ प्रैक्टिस कर लिया, जो कि वाकई काफी ज्यादा काबिल तारीफ बात है। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था, क्योंकि ये बात उसे भी नहीं पता थी कि उसके पास फिनिक्स क्राई टेक्निक भी आ चुकी है। इसलिए वो वहाँ पे अपने मन में कहता है कि ड्रैगन साउंड की टेक्निक तो मुझे ब्लैक ड्रैगन पिल से मिली थी, लेकिन ये फिनिक्स क्राई टेक्निक मेरे पास कहाँ से आ गई? क्या ये सब फिनिक्स क्लैन के इस ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करने की वजह से हुआ है? वहीं ज़ेवियन को वहाँ पे इस तरह से सोचों में गुम देखकर मास्टर फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि फ्यूचर में इन फिनिक्स वेंस का इस्तेमाल ध्यान से करना, क्योंकि अगर हेमली फिनिक्स डीमन क्लैन को इस बारे में पता चल गया तो वो लोग हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन के ध्यान भी वहाँ पे अपने फिनिक्स वेंस के ऊपर जाता है, जिन्हें महसूस करके वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि उस ब्लड एसेंस की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद तो मेरे इन फिनिक्स वेंस की पावर तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये कहकर ज़ेवियन जब वहाँ पे अपने फिनिक्स वेंस को झटकता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी फिनिक्स वेंस से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगी थी, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि इन विंग्स के साथ तो अब मेरी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये कहते हुए ज़ेवियन ने वहाँ पे अपने फिनिक्स वेंस को वापस ले लिया था और तब तक लिनियन और मिस किंगजिया भी वहाँ पे पहुंच चुके थे। मिस किंगजिया वहाँ पे आगे बढ़कर ज़ेवियन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने वाकई उस ब्लड एसेंस की एनर्जी को पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। मिस किंगजिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन के फेस के ऊपर स्माइल आ गई थी, जबकि लिनियन वहाँ पे थोड़ा गुस्से से आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन से कहता है, तुमने तो मुझे यहाँ पे डरा ही दिया था। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे ज़ेवियन को पंच मारता है तो उसे वहाँ पे उल्टा अपने हाथ में दर्द होने लगा था, जो देखकर तो लिनियन वहाँ पे और भी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है, ये तुम्हारी बॉडी किसी मैजिकल मोस्टर की तरह इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों दिखाई दे रही है? जिस पे ज़ेवियन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये सब उस ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करने की वजह से हुआ है। वहीं मास्टर फेंग जो कि वहाँ पे खड़े होकर ये सब बहुत ही खुश से देख रहे थे, वो वहाँ पे ज़ेवियन से कहते हैं कि चलो अब मेन बात के ऊपर आते हैं, मुझे अपने मास्टर याओ के बारे में सब कुछ बताओ, वो अभी कहाँ पे है और उनके साथ क्या क्या हुआ। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक ज़ेवियन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। अचानक उसके फेस के ऊपर एक साथ काफी सारे एक्सप्रेशंस आने लगे थे। इवन गुस्से की वजह से हम देखते हैं कि उसके हाथ भी खुद ब खुद ही वहाँ पे कसने लगे थे। और उसके बाद ज़ेवियन ने वहाँ पे मास्टर फेंग को अपने मास्टर याओ के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया था कि कैसे उनके पहले डिसेबल हन फेंग ने उन्हें धोखा देकर मारा था, और उसके बाद मास्टर याओ के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ ज़ेवियन ने वहाँ पे मास्टर फेंग को बता दिया था। और आखिर में मास्टर फेंग को वो ये भी बता देता है कि कैसे मास्टर याओ उसकी जान बचाते हुए सोल पैलेस हाल की नजरों में आ गए थे, जिसके बाद सोल पैलेस ने वहाँ पे किडनैप कर लिया। और उसके बाद से लेकर अब तक मास्टर याओ सोल हाल के कब्जे में ही है, जहाँ पे वो लोग बहुत ही बुरी तरह से मास्टर याओ को टॉर्चर कर रहे हैं। अब ये सुनते ही हम देखते हैं कि अचानक मास्टर फेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इवन उनके गुस्सा करने की वजह से हम देखते हैं कि उनका और भी खुद ब खुद ही वहाँ पे रिलीज होने लगा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मिस किंगजिया और लिनियन दोनों तो वहाँ पे एक बार फिर से खिसकते हुए काफी पीछे चले गए थे। जबकि मास्टर फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, सोल हाल मैं तुम लोगों से अपने दोस्त का बदला लेके रहूंगा, और रही बात उस हन फेंग की तो उसे तो मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर मास्टर फेंग वहाँ पे अपने डिसेबल किंगजिया से कहते हैं कि जल्दी से हमारे पवेलियन हाउस तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दो, उन्हें बोलो कि मैंने हन फेंग को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए हैं। इस हन फेंग को तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि इसकी रूह तक भी काम जाएगी। हन फेंग की गद्दारी के बारे में याद करते हुए मास्टर फेंग का गुस्सा वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे मास्टर फेंग को शांत करवाते हुए कहता है, आपको हन फेंग को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हन फेंग को मारकर मैं अपने टीचर का बदला उससे पहले ही ले चुका हूँ, और उसकी सोल को मैंने अपने पास ट्रैप करके रखा हुआ है। ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे अपने पास एक स्पिरिचुअल बोतल को बाहर निकालता है, जिसके अंदर उसने हन फेंग की सोल को ट्रैप करके रखा हुआ था। और जैसे ही ज़ेवियन वहाँ पे इस बोतल के ढक्कन को खोलता है तो हन फेंग की सोल अचानक वहाँ पे आजाद होते हुए बाहर आ गई थी। जहाँ बाहर आते ही हम देखते हैं कि हन फेंग की सोल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ेवियन की प्रेशर की वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पा रहा था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हन फेंग की सोल की हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे गुस्से से ज़ेवियन से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे आजाद करना ही नहीं चाहते थे तो तुमने मुझे उस कैद से बाहर क्यों निकाला। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी मास्टर फेंग की नजर वहाँ पे हन फेंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर मास्टर फेंग वहाँ पे गुस्से से अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए कहते हैं कि हन फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फादर जैसे टीचर को धोखा देने की। और ये कहकर मास्टर फेंग ने वहाँ पे ऊपर हवा में उठते हुए अपना पावरफुल ऑर्डर रिलीज करना शुरू कर दिया था। जबकि मास्टर फेंग को वहाँ पे इस तरह से अपने सामने देखकर बेचारे हन फेंग की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। और वो वहाँ पे मास्टर फेंग से माफी मांगते हुए कहते हैं, विंड लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और ये कहकर हन फेंग डर के मारे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर फेंग ने अचानक वहाँ पे अपनी विंड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारे हन फेंग की सोल वहीं पे ट्रैप होकर रह गई थी। और तभी मास्टर फेंग वहाँ पे अपने हाथ के इशारे से हन फेंग की सोल को अपने पास आने के लिए कहते हैं। जहाँ मास्टर फेंग की इशारा करते ही हन फेंग की सोल वहाँ पे खुद ब खुद ही उड़ते हुए मास्टर फेंग के हाथों में आ गई थी। जहाँ मास्टर फेंग उसे गले से पकड़ते हुए उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। और साथ
साथ साथ उसे वहाँ पे गुस्से से ये भी कह रहे थे कि तुम्हें पालने से अच्छा था याओ किसी कुत्ते या बीस्ट को पाल लेता, कम से कम वो उसके साथ गद्दारी करते हुए उसकी पीठ पीछे उसके ऊपर अटैक तो नहीं करते। और ये कहकर मास्टर फेंग वहाँ पे उसकी गर्दन को और भी ज्यादा जोर से दबाते हुए कहने लगे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी अपने ही टीचर के ऊपर अटैक करने की। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हान फेंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे मारिएगा मत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जिसपे मास्टर फेंग वहाँ पे अपनी पास को अपने हाथों में लेते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हें ना मारूं, जिसने मेरे भाई जैसे दोस्त को धोखा दिया था, तुम्हें तो आज मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा भयानक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह को हेल में भी शांति नहीं मिलेगी। और ये कहकर मास्टर फेंग जैसे ही वहाँ पे हान फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो अचानक ही ज़ेवियर ने उन्हें वहाँ पे रोक दिया था। वो वहाँ पे मास्टर फेंग को रोकते हुए कहता है कि हमें अभी भी इसकी लाइफ की जरूरत है, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ यही जानता है कि सोल हाल ने मास्टर याओ को कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। ज़ेवियर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हान फेंग भी वहाँ पे जल्दी से बोलते हुए मास्टर फेंग से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मास्टर याओ को कहाँ पे छुपा के रखा गया है। हान फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी मास्टर फेंग को उसे वहाँ पे छोड़ना पड़ा था और वो वहाँ पे खुद को शांत करके हान फेंग से सवाल करते हुए पूछते हैं, तो बताओ मुझे याओ को कहाँ पे कैद करके रखा गया है। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हान फेंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए मास्टर फेंग को बताता है कि मास्टर याओ को अभी के लिए इसी जोंगजू कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मौजूद हेडिस सिटी के अंदर कैद करके रखा गया है। हेडिस सिटी के अंदर सोल पैलेस की एक ब्रांच है और उसी छोटी सी ब्रांच में ही मास्टर याओ को कैद करके रखा गया है। हान फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि हेडिस सिटी के अंदर भी सोल पैलेस की कोई ब्रांच होगी। और ये कहकर मास्टर फेंग वहाँ पे हान फेंग से दूसरा सवाल करते हुए पूछते हैं, तो सोल पैलेस की उस ब्रांच में कितने एल्डर्स मौजूद है। जिसपे हान फेंग अब की बार और भी ज्यादा मुश्किल से जवाब देते हुए कहता है कि वहाँ पे बस एक ही पर्सन मौजूद है। हान फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सोल हाल पैलेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सोल हाल पैलेस की कोई भी ब्रांच चाहे कितनी ज्यादा छोटी क्यों ना हो, उसकी रक्षा कम से कम 2 एल्डर्स से ज्यादा ही करते हैं। और मास्टर याओ तो सोल हाल पैलेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोल हाल पैलेस उन्हें अपना अल्केमी मास्टर बनाना चाहता है। और तुम कह रहे हो कि जहाँ पे उन्होंने मास्टर याओ को कैद करके रखा हुआ है वहाँ पे सिर्फ एक ही एल्डर मौजूद है, तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो। और ये कहते हुए मास्टर फेंग ने वहाँ पे उसके गले को और भी ज्यादा जोर से दबाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि वो हान फेंग से सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके थे, इसलिए वो उसकी सोल को दोबारा वहाँ पे ज़ेवियर की तरफ फेंकते हुए कहते हैं कि अभी इसे अपने पास कैद करके ही रखो, हो सकता है ये फ्यूचर में हमारे किसी काम आ जाए। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियर भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने दोबारा वहाँ पे हान फेंग की सोल को अपनी उसी स्पिरिचुअल बोतल के अंदर ट्रैप कर लिया था। और ये सब करने के बाद ज़ेवियर वहाँ पे मास्टर फेंग से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर फेंग क्या आपकी और मास्टर याओ की पहले से ही सोल हाल पैलेस के साथ दुश्मनी थी। ज़ेवियर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसे बताते हैं कि तुम्हारे मास्टर याओ और मैं शुरू से ही सोल हाल पैलेस के खिलाफ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले सोल हाल पैलेस कोई बहुत ही बड़ा प्लान बना रहा था, जिसके चलते वो लोग अपने सोल हाल पैलेस में काफी सारे अल्केमिस्ट को जमा कर रहे थे। लेकिन उस समय मैंने याओ के साथ मिलकर उनके सारे प्लान को खराब कर दिया था। अगर उस समय याओ गायब नहीं हुआ होता तो अब तक शायद हम सोल हाल पैलेस का नामो निशान ही मिटा चुके होते। इवन तुमसे मिलने से पहले तो मुझे यही लगता था कि याओ को जरूर सोल हाल पैलेस के लोगों ने ही मारा होगा। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियर भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि सोल हाल पैलेस की नजर काफी पहले से मास्टर याओ के ऊपर थी। जबकि वहीं मिस किंग जिया वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहती है, मास्टर फेंग आप कौन से मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ज़ेवियर की टीचर मास्टर याओ ही हमारे ज़ेंगजुन पवेलियन हाउस के मास्टर याओ चेन याओ हैं, जिन्हें आज तक ज़ेंगजुन पवेलियन हाउस के अंदर किसी ने भी नहीं देखा। मिस किंग जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसमें मास्टर फेंग वहाँ पे उन दोनों को जवाब देते हुए बताते हैं कि याओ और मैंने मिलकर ही ज़ेंगजुन पवेलियन हाउस को बनाया था। लेकिन जब से याओ गायब हुआ है तब से लेकर अब तक उसकी मास्टर की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे हमेशा से यकीन था कि याओ जरूर लौट कर वापस आएगा। इसलिए अपने ज़ेंगजुन के मास्टर की पोजीशन आज तक भी मैंने याओ के लिए खाली रखी हुई है। और ये कहते कहते मास्टर फेंग वहाँ पे मास्टर याओ को याद करते हुए काफी ज्यादा उदास हो गए थे। लेकिन वो वहाँ पे अपने ऊपर काबू पाते हुए ज़ेवियर से कहते हैं कि याओ को बचाने के चक्कर में तुम जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। अभी हमें हेडिस सिटी के अंदर मौजूद सोल हाल पैलेस की ब्रांच के बारे में पता लगाना होगा और वहाँ से ही हमें याओ को आजाद करवाना होगा, क्योंकि अगर सोल हाल पैलेस ने याओ को अपनी मेन ब्रांच के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो फिर उसे आजाद करवाना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियर वहाँ पे जल्दी से उनसे कहता है, पर इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और इससे आगे वहाँ पे ज़ेवियर कुछ कह पाते उससे पहले ही मास्टर फेंग ने उसे वहाँ पे चुप करवा दिया था। वो उसे वहाँ पे शांति से जवाब देते हुए कहते हैं, हमें जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। पहले मैं किसी को भेजकर हेडिस सिटी के अंदर मौजूद सोल हाल पैलेस की ब्रांच के बारे में पता लगवाऊंगा और ये भी पता लगवाऊंगा कि वहाँ पे कौन कौन से एल्डर्स मौजूद है, ताकि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ एक्शन ले सके। और तुम फिक्र मत करो, तब तक सोल हाल पैलेस याओ को कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि सोल हाल पैलेस याओ के अल्केमी स्किल से अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं करेंगे। वहीं मास्टर फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनियन भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ेवियर को तसल्ली देने लगा था। और अब ज़ेवियर को भी वहाँ पे मास्टर फेंग की बात सही लगने लगी थी, क्योंकि शायद अगर वो अभी सोल पैलेस के ऊपर अटैक करते तो उनका ये अटैक उनके ऊपर ही भारी पड़ सकता था। वहीं मास्टर फेंग वहाँ पे ज़ेवियर से कहते हैं, मैं अब अपने ज़ेंगजुन पवेलियन हाउस वापस जा रहा हूँ, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। जिसपे ज़ेवियर वहाँ पे मास्टर फेंग को जवाब देते हुए बताता है कि डैन सिटी के अंदर बहुत जल्द एक अल्केमी कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो मैं उसी को अटेंड करने के लिए डैन सिटी में जाने वाला हूँ। ज़ेवियर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारे मास्टर याओ हमेशा से हर अल्केमी को कॉम्पिटिशन जीतते हुए आए हैं, और अब क्योंकि तुम मास्टर याओ के डिसेबल हो तो तुम्हारा भी ये फर्ज है अपने मास्टर की स्ट्रीक को आगे बढ़ाना। और वैसे भी अब तो तुम्हारे पास 3-3 हेवनली फ्लेम्स मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करते हुए मुझे लगता है कि तुम
बहुत इजीली उस कंपटीशन को जीत जाओगे। मिस्टर फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे सीरियस होते हुए उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि हमारे पास बहुत ज्यादा कम समय है और इसी समय में मुझे खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि सोलहाल पैलेस के अंदर हमारा मुकाबला डाउजोन रैलम के कल्टीवेटर्स के साथ हो, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करूंगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग के फेस के ऊपर भी स्माइल आ गई थी और उन्होंने वहाँ पे अपने पास एक जेट टोकन को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे वो वहाँ पे ज़ेवियन को देते हुए कहते हैं कि अगर तुम कभी भी कहीं भी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो इस जेट टोकन को क्रश कर देना, मैं उसी समय तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। मिस्टर फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे उस जेट टोकन को अपने पास रखते हुए वहाँ पे मिस्टर फैंग का शुक्रिया अदा करता है, जिसमें मिस्टर फैंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन के कंधे के ऊपर हाथ रखकर उसे कहते हैं अपना ध्यान रखना, याओलाओ ने अपनी हेमली फ्लेम को तुम्हारे हवाले कर दिया था, जो कि साबित करता है कि उसे तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा यकीन था, इसलिए उसके यकीन को टूटने मत देना और हमेशा अपना ख्याल रखना। मिस्टर फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहता है कि मेरे लिए मिस्टर याओलाओ सिर्फ मेरे टीचर ही नहीं है बल्कि वो मेरे फादर की तरह है, अगर उन्होंने मेरी मदद ना की होती तो आज मैं इस मकाम पे कभी भी पहुंच ना पाया होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर की वजह से ही हो, इसलिए चाहे उन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान तक की क्यों ना दांव पर लगानी पड़े, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है याओलाओ ने इस बार अपने लिए कोई गलत डिसेबल नहीं चुना, और ये कहकर मिस्टर फैंग वहाँ से जाते हुए ज़ेवियन से कहते हैं कि मैं हेडी सिटी के अंदर मौजूद सोल पैलेस हाल की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ, और जब भी हमें याओलाओ को बचाने का मौका मिलेगा हम उसी समय सोल हाल पैलेस के ऊपर अटैक करते हुए याओलाओ को बचा लेंगे। मिस्टर फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन उन्हें वहाँ पे एक बार फिर से ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है, जिसमें मिस्टर फैंग उससे कहते हैं ओके अब टाइम बहुत ज्यादा कम है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और तुम्हारे कंपटीशन को भी स्टार्ट होने में काफी ज्यादा कम समय बचा है, इसलिए तुम लोग भी जल्दी से डैन सिटी की तरफ निकल जाओ। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, अगर तुम्हारा सामना वहाँ पे किसी ऐसी मुसीबत के साथ हो जाए जिसे तुम खुद से सोल्व नहीं कर सकते तो जल्दी से मेरे जेट टोकन को क्रश कर देना, मैं उसी समय तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। मिस्टर फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन उन्हें वहाँ पे एक बार फिर से ग्रीट करते हुए कहता है कि ओके मास्टर, मैं ये बात याद रखूंगा। और उसके बाद ज़ेवियन वहाँ पे मिस्टर फैंग को अलविदा कहते हुए लेनियन को लेकर वहाँ पे बहुत ही तेजी से डैन सिटी की तरफ निकल गया था, जहाँ ज़ेवियन को जाते हुए देखकर मिस्टर फैंग बहुत ही गौर से उसे देख रहे थे। वो दोबारा वहाँ पे मिस्टर याओलाओ को याद करते हुए कहते हैं याओलाओ, आज न जाने कितने सालों के बाद मुझे तुम्हारे बारे में कोई खबर मिली है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द तुम्हें बचा लूंगा। और ये कहकर मिस्टर फैंग ने वहाँ पे अपनी विंड पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो भी वहाँ पे अपने डिसेबल किंग किया के साथ बहुत ही तेजी से वापस अपने ज़ेंगयुन पवेलियन हाउस की तरफ निकल गए थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम ज़ेवियन और लिनयान को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए डैन सिटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ज़ेवियन को वहाँ पे अपनी बाकी दोस्तों की भी याद आ रही थी, जिनके बारे में ज़ेवियन याद करते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि वो सभी लोग आराम से डैन सिटी में पहुंच चुके होंगे। और अभी ज़ेवियन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिंगियन वहाँ पे ज़ेवियन से सवाल करते हुए पूछता है ज़ेवियन अभी हम कहाँ जा रहे हैं, जिसपे ज़ेवियन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि अभी के लिए तो मैं डैन सिटी में जा रहा हूँ। डैन सिटी का नाम सुनकर लिनियन वहाँ पे उसे कहता है ये डैन सिटी तो वही जगह है ना जहाँ पे डैन पैगोडा मौजूद है, जहाँ पे दुनिया भर के अल्केमिस्ट वहाँ पे कंपटीशन के लिए आने वाले हैं, लेकिन डैन सिटी तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस चैनल का भी इस्तेमाल करें तो हमें फिर भी वहाँ तक पहुँचने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाएगा, तो इस तरह उड़कर वहाँ पे पहुँचने में तो हमें न जाने कितना ही महीने लग जाएंगे। लिंगियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन अचानक वहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उसे कहता है तो फिर बातें करना बंद करो और जल्दी से अपनी स्पीड को बढ़ाओ। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगियन भी नाम में अपना सार हिलाते हुए कहता है कि मुझे लगता है ये हमें बहुत ज्यादा थका देने वाला है, और ये कहकर लिंगियन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से ज़ेवियन के पीछे चला गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है कि न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।